हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस वाज अगेंस्ट लीडर्स ऑफ। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन बी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड ऑप्शन सी है कम्युनिस्ट मूवमेंट, एंड ऑप्शन डी है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कम्युनिस्ट मूवमेंट। आप देखिए कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में कौन कौन से कम्युनिस्ट लीडर्स को अरेस्ट करा गया था। तो ये लीडर्स के नेम भी आपको पता होना चाहिए। एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, ऐसे दांग, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता, सिंघारा वेलू एंड गुलाम हुसैन। अच्छा, यहाँ पर याद रखना एम एन रॉय पर जो बेसिकली चार्जेस लगाए गए थे वो हटा दिए गए थे और गुलाम हुसैन ये इन्फॉर्मर बन गए थे, तो इन पर भी चार्जेस हटा दिए गए थे। और बाकी जितने भी ये लीडर्स हैं इनको 4 साल की सज़ा हुई थी कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। और इस केस के बाद जो बेसिकली कम्युनिस्ट विचारधारा है वो लाइमलाइट हुई थी हमारे इंडिया में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एमपी में आ चुका है और यूपी का जो स्टेट पीसेस है वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको यहाँ पर गुलाम हुसैन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है कि ये इन्फॉर्मर बन गए थे, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अमेरिकन पब्लिश्ड हु वाज विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था? 1942 में। तो 1942 से लेकर 1947 तक ये जो बेसिकली जर्नलिस्ट थे ये महात्मा गांधी जी की विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये भर भर के क्रिटिसाइज़ करते हैं ब्रिटिशर्स को। तो एक बार हम यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर आप इसको अटेम्प्ट करना, देन हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए है लुइस फीचर, ऑप्शन बी है विलियम हेल्शिवर, एंड ऑप्शन सी है वेब मिलर, एंड ऑप्शन डी है फारसन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लुइस फीचर। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिकली कनेक्ट करते थे महात्मा गांधी जी की विचारधारा से और 1942 से लेकर 47 के इन बिटवीन इन्होंने ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान द टोटल नंबर ऑफ सीट allotted each province in the constituent assembly was roughly in the ratio of 1 representative to the population of। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 8 लाख पर्सन, ऑप्शन बी है 10 लाख पर्सन, ऑप्शन सी है 12 लाख पर्सन, एंड ऑप्शन डी है 15 लाख पर्सन। अच्छा, आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है, क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा के स्टेट पीसीएस में कि 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और सेंसस से रिलेटेड आपको बताइए जो हमें यहाँ पर एक फिगर पता लग पाती है। तो 1941 के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि सेंसस से रिलेटेड जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो ये ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, बट फिर भी कैबिनेट मिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। और कैबिनेट मिशन जब प्लान आया था और इस प्लान को लेकर कौन आया था ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 नाम आपने यहाँ पर याद रखने हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एक है यहाँ पर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन भी आया था, ये बेसिकली वही है क्रिप्स मिशन जो लेकर आए थे। और एक है अलेक्जेंडर। इनका कंप्लीट नाम थोड़ा सा अजीब सा है, तो आप ए वी अलेक्जेंडर के नाम से याद कर सकते हैं। तो ये 3 नाम याद रखना जो कैबिनेट मिशन प्लान को लेकर आए थे और इसके बाद बेसिकली इलेक्शन हुए थे। और इलेक्शन में हम किस तरह से सीट्स को एलोटेड देखते हैं। तो देखिए हर पर्सन को लेकर यहाँ पर मतलब हर एक सीट को लेकर 10 लाख पर्सन का एक रेशो रखा गया था, तो 1:10 लाख पर्सन। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और टोटल सीट्स कितनी थी? 292 सीट्स थी जो बेसिकली जो स्टेट्स को एलोकेट करेगी थी, एंड 92 सीट्स 93 सीट्स प्रिंसी स्टेट्स को यहाँ पर एलोकेट करेगी थी। तो ये फिगर भी आपने यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो इज़ एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। और ये हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स 3 ही थे, रैयतवारी, परमानेंट, महालवारी। तो यहाँ पर आपको बताना है सर थॉमस मुनरो ने कौन सा यहाँ पर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट स्टार्ट किया था। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा रैयतवारी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है। अब रैयतवारी सेटलमेंट क्या है, परमानेंट सेटलमेंट क्या है, महालवारी क्या है, ये काफ़ी डिटेल में मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ और मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा और ये सेशन के बाद आप इन सेशन को देख लीजिएगा
जितने भी आपके डाउट्स होंगे परमानेंट सेटलमेंट से, माहलवारी सेटलमेंट से एंड रैयत वाली सेटलमेंट से, ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड द रास्तरांगनी ऑफ कल्हाना। अब देखिए रास्तरांगनी में हमें नॉलेज मिलती है कश्मीर से, मतलब ये कश्मीर को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप रास्तरांगनी को पढ़ सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमें यहाँ पर जो रास्तरांगनी है उसको बेसिकली किसने लिखा था बाद में, या इसकी जो नॉलेज है हमें कौन से ऑथर के थ्रू मिलती है। ऑप्शन ए है बिल्हाना एंड मृतोंगा ऑफ, होपफुली मैं यहाँ पर इनका नाम से ही ले रहा हूँ। ऑप्शन बी है बिल्हाना एंड ममानता एंड ऑप्शन सी है जोना राजा एंड मृतुंगा एंड ऑप्शन डी है जोना राजा एंड सिरवारा। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा और इनका कंप्लीट नाम था जहनुल अबिदीन जोना राजा, जो ऑथर थे रास्तरांगनी के। और इनकी डेथ के बाद और इन्होंने बेसिकली 1159 से लेकर जो 1459 के इन बिटवीन का जो बेसिकली इतिहास है कश्मीर का वो लिखा था। और इसके बाद ये जो इतिहास है ये लिखा था सिरीवरा ने। सिरीवरा डिसिपल थे जोना राजा के, तो इन्होंने कंटिन्यू करा था और कंप्लीट हमें रास्तरांगनी का जो इतिहास है इन दोनों के द्वारा लिखा गया था। तो ऐसे आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। और जो इन दोनों के द्वारा कंपाइलेशन करा गया था इसको कहा जाता है तृतीय रास्तरांगनी। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तृतीय रास्तरांगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872 हैज साउट टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय प्लेसिंग द मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स एट। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली बताइए कि सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872 के तहत मिनिमम एज कितनी रखी गई थी गर्ल चाइल्ड मैरिज के लिए, 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा 18 ईयर्स नहीं, ये बहुत बाद में हुआ था। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 14 ईयर्स। अच्छा, गर्ल चाइल्ड मैरिज के लिए कौन से रिफॉर्मिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बैन करवाया था और मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से रिफॉर्मिस्ट ने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि हमें यहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड मैरिज की एज इसको बढ़ाना चाहिए, और इवन जो चाइल्ड मैरिज का जो कंसेप्ट है इसको अभी के लिए हमें हटाना चाहिए। और ये बहुत ही ढकेनुसी कहलाता है कि जो हम यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड लास्ट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो ये पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, यहाँ पर जो जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल है, परमानेंट सेटलमेंट है, सब्सिडी लाइन्स, तो इसको हम क्रोनोलॉजी में लगाएंगे और ऑप्शन हमें यहाँ पर कौन सा सही करना होगा जो सबसे लास्ट में हुआ था ईयर वाइज। तो एनेक्सेशन पॉलिसी ये कौन सी है, इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। ठीक है जी। ऑप्शन बी है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड ऑप्शन सी है परमानेंट सेटलमेंट एंड ऑप्शन डी है सब्सिडरी लाइन्स। अगर आपको ईयर पता है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो एक बार हम ईयर लिख लेते हैं। देखिए एनेक्सेशन पॉलिसी मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में आया था। डलहौजी 1848 से लेकर 1856 रफली सा हम टाइम पीरियड यहाँ पर लिख लेते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन के समय में आया था 1899 से लेकर 1905। परमानेंट सेटलमेंट ये कॉर्नवालिस के समय में आया था, कॉर्नवालिस कोड बहुत ही फेमस है 1793। उसके बाद सब्सिडरी लाइन्स ये वेलेस्ली के समय में आया था 1798 से लेकर 1805। तो यहाँ पर हमें लास्ट देखना है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कर्जन के समय में हुआ था 1899 से लेकर 1905 के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी लेफ्ट बॉम्बे फॉर लंदन टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज अ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव इन द शिप नॉन एज। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन हमारे से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा हुआ है। अब हम सब जानते हैं कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और कांग्रेस के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली किया गया था महात्मा गांधी जी ने। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही अटेंड करी थी महात्मा गांधी जी ने, और तीनों जो कॉन्फ्रेंस है ये अटेंड करी थी बी आर अम्बेडकर जी ने। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी शिप में वो लंदन गए थे, एसएस राजपुताना, एसएस वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एसएस मुल्तान एंड एसएस रोजो। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एसएस राजपुताना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन के साथ साथ आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें बेसिकली ऐसा क्या हुआ था, और इसके बाद महात्मा गांधी जी बीच कॉन्फ्रेंस को ही छोड़कर आ गए थे, और जैसे ही महात्मा गांधी जी इंडिया में आए उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया। और इससे पहले
आपको पता है गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और महात्मा गांधी जी यहाँ पर क्यों नहीं चाहते थे कि, चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। B.R. अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बाद महात्मा गांधी जी का समझौता भी हुआ था इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से हिंट दे दिए। होपफुली यहाँ पर आप कनेक्ट कर रहे होंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको यहाँ पर नहीं पता लग पाया कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है इलाने हक बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी है अल हलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, एंड ऑप्शन सी है तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद, एंड ऑप्शन डी है युगांतर और बिंदु घोष। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा न्यूज़पेपर जर्नल किसके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर करेक्टली मैच्ड कर रहा है ऑप्शन सी तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान। ये रिफॉर्मिस्ट थे, मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट, और इनके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। होपफुली आपने मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के सभी लेक्चर्स देखे होंगे, और न्यूज़पेपर से रिलेटेड मैंने अलग से सेशन लिया था, तो वो सेशन भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुर वेयर एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन 1938 इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। देखिए हरिपुरा कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, ये कौन से बेसिकली स्टेट के मतलब ये कौन से स्टेट का गांव है, तो आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी सेशन में काफ़ी डिटेल में कवर करवा चुका हूँ, और हरिपुरा सेशन में क्या क्या हुआ था ये भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जो सेशन का वीडियो मैंने कवर किया था वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, तो उस सेशन को आप एक्सेस कीजिए। और मैंने आपको फिर पहले भी बताया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर आपको कहूँगा कि ये जो सेशन वाला वीडियो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इनको ज़रूर देखिएगा। और ये अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस में है, जैसे EPFO आपका एक पेपर होता है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री आता है, वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री 15 नंबर का आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर मान लो कि एक एग्ज़ाम में 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे BPSC में 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, MP में भी हमें 20-22 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली जो वेटेज है वो मॉडर्न हिस्ट्री की ज़्यादा होती है, और मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इस सेशन को आप देखिएगा ज़रूर, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। होपफुली आपको इस सेशन में जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे वो समझ में आए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। और हाँ, जो मैंने आपसे 8th क्वेश्चन पूछे प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके बाद B.R. अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में समझौता भी हुआ था। तो चलिए होपफुली आज के सेशन में इतना ही आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।